हेलो दीपज्ञान स्क्वाड, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ताकि स्क्वाड का हिस्सा बन सको। लेट्स क्रैक इट। Hello my YouTube family. Today we're gonna learn about federalism. So first of all let me welcome you all on Deepgyan for very big heart. तो मुझे पता है कि आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू चैप्टर 1 में पहले से ही मिल चुका है, जो कि पावर शेयरिंग में है, और वो किस स्टेप्स में पावर शेयर होती है उसका सेकंड में ओवरव्यू मिला था, जो कि था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को ही हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच शेयर होती है। तो ये सब बातें जब मैंने आपको पावर शेयरिंग नहीं बता दी थी, पर भी मैं आपको इस फेडरलिज्म की डेफिनेशन बता ही देता हूँ। तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बोलता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो इसका मतलब होता है कि जो कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो भाई लोग आपको एक बात बता दूं कि जो डेफिनेशन में सेंट्रल अथॉरिटी है उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कंट्री की, वो अपनी पावर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ शेयर करती है। तो मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या है। तो जो दूसरे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो जो सेंट्रल के साथ शेयर करती है पावर, वो स्टेट्स गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंट्री जिसके पास फेडरल गवर्नमेंट नहीं होती है तो उसके पास कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? तो भाई उसका आंसर है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को पावर देता भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखता है कि वो वापस पावर ले भी सकता है। भाई लोग, यहाँ पर मेरे को एक जोक याद आता है, सुनाता हूँ, रुक जाओ। तो एक बार एक नेताजी होते हैं, उनका बेटा क्लास में फेल हो जाता है और फिर भी वो लड्डू बांटते हैं। तो एक आंटी पूछती है, अरे तुम्हारा तो बच्चा फेल हो गया तो लड्डू क्यों बांट रहे हो? तो वो कहते हैं, 80 बच्चों में 60 लोग फेल हो गए और पूरी बहुमत उसके साथ है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या तू जोक मार रहा है? अब जोक को करते हैं सपाट, तो चुपचाप अब पढ़ लो बहुत मेन चीज़ में, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फर्स्ट वाला बोलता है, देयर आर 2 और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि अगर कोई भी कंट्री अपने को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलती है तो उसके पास 2 और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब कि अगर उसके पास सेंट्रल है तो उसके पास स्टेट और लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो भाई सेकंड वाला देखते हैं। बोलता है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, या बोल सकते हो एरिया ऑफ कंट्रोल इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इसको ऐसे समझ लो कि मान लो तुम राजस्थान में रहते हो और तुम्हें राजस्थान जाना है। ओ सॉरी, राजस्थान में राजस्थान कैसे रहोगे? तो तुम्हें अमेरिका जाना है। तो ये एक तरीके से फॉरेन इशू हो गया। तो फॉरेन इशू को सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, तो ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर हो गया। सेकंड पॉइंट यही कहता है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स कंट्रोल करेंगी ऐसे एरियाज़ को और कोई एक स्पेसिफिक मैटर्स पे, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और कौन सा इश्यूज़ पे देख रही है, फॉरेन इश्यूज़ पे। और वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है एजुकेशन पे लॉज बनाने के लिए। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो आर्मी को कंट्रोल करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पुलिस पे कंट्रोल करती है। जो पुलिस का जो उनका कंट्रोल करने का हक होता है वो पुलिस पे होता है। तो जो ये डिपार्टमेंट्स मैंने बताए पुलिस और आर्मी के, ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, और इस पॉइंट भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो इसका मतलब है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं वो जो ओन करती हैं जुरिस्डिक्शन को, एरिया ऑफ कंट्रोल को कोई स्पेसिफिक मैटर्स पे, और उनका लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उस एरिया ऑफ कंट्रोल पे।
तो जाते हैं अब थर्ड वाले में, जो बोलता है jurisdictions ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमें इस पॉइंट से ये पता चलेगा कि कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सी चीज़ों पे कंट्रोल करेगी और कौन से एरियाज़ पे कंट्रोल करेगी। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड होता है और सारा पूरा नोट रहता है, पूरी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन रहती हैं। तो यहाँ फोर्थ वाला कहता है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो कह सकते हो यूनिलेटरली। मतलब कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो गिवन रहते हैं, जिससे पता चलता है हमको कि कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट किस इश्यूज़ पे ओन करेगी, कंट्रोल करेगी, वो सारे प्रोविजंस एक तरफा या एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से चेंज नहीं किए जा सकते। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, जो हमारे पहले जो लोग बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, उन्होंने पहले ही फोरकास्ट कर लिया था बहुत सारी चीज़ों को, बहुत चीज़ों को प्रिडिक्ट कर चुके थे कि ऐसा अगर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे प्रोविजंस बनाए गए थे कि जो प्रोविजंस हैं वो एक तरफा चेंज नहीं हो सकते। पर भी हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, और अगर ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कुछ लॉज बना के उसको इम्प्लीमेंट करने की, पर वो चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा बढ़ाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को हराएगी। इस चीज़ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ बोलती है और स्टेट गवर्नमेंट मना करती है, इस सिचुएशन में वो टोटली नो हो जाता है। तो आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले, और वो बोलता है इन डिस्प्यूट्स कोर्ट इंटरप्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन। तो भाई लोग, मेरे को यहाँ पर एक जोक याद आता है, तो सुनाता हूँ। तो एक बार एक पत्नी बोलती है कि ए जी, मुझे ऊपर से ज़रा बैग उतार देंगे। तो बोलती है कि मेरा हाथ ज़रा छोटा है तो आप उतार दीजिए। तो पति कहता है तो अपनी ज़बान से ट्राई कर लो। और उसके बाद पति आईसीयू में। तो भाई इसी तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पति पत्नी जैसे लड़ाई हो जाए ना, तो कोर्ट बीच में आके बताता है कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर और फाइनल डिसीजन लेता है एक न्यूट्रल आदमी की तरह कि कौन सही है और कौन गलत है और किसकी पावर किस जगह पे है, ताकि और उनको बताता है कि कौन सही है। तो ऐसा यूजुअली होता है कि फेडरल कंट्री में दोनों ही गवर्नमेंट अपनी अपनी पावर एनहेंस करने की कोशिश करती है, और वहीं पर आ जाता है न्यूट्रल आदमी जो कि है कोर्ट, और वो पूरा डिसीजन बताता है, फाइनल डिसीजन लेता है कि कौन सही है और किसकी पावर सही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आपके और आपकी फ्रेंड की लड़ाई हो जाए और आप अपने टीचर के पास जाएं और सही डिसीजन लें, क्योंकि एक टीचर आपका न्यूट्रल है, ना तो वो आपकी साइड है और ना तो आपके फ्रेंड की। तो जो आपने देखा जो अभी स्क्रीन पे, वो है सिक्स्थ पॉइंट, मतलब रेवेन्यू। जितने भी बजट्स के बारे में, जो कि सेंट्रल और स्टेट का बजट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होता है, और कैसे मैनेज करेंगी गवर्नमेंट और जितने पैसे रिक्वायर्ड होते हैं वो भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए रहते हैं कि सारे पैसों के इश्यूज को लेकर। तो आ जाता है यहाँ पर आखिरी पॉइंट, और इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है यूनिटी। तो जैसे अगर पावर कंट्री में शेयर होती है बरा, तो उसके बाद लोगों को भी लगता है कि वो एक यूनाइटेड कंट्री में रह रहे हैं, तो उसी के कारण पूरी कंट्री में यूनिटी बनी रहती है और इंटीग्रिटी बनी रहती है। और सेकंड वाला बोलता है डाइवर्सिटी। तो जैसे हमारी कंट्री में तमिलनाडु जैसी अलग कल्चर है, मिज़ोरम जैसी अलग कल्चर है, और राजस्थान जैसी अलग कल्चर है, तो ये सारी स्टेट्स अलग अलग कल्चर होने के बावजूद वो लोग सारी स्टेट्स एक ही बादल के नीचे हैं, जो कि इंडिया। मतलब कि इंडिया अपनी डाइवर्सिटी पूरी तरीके से एकोमोडेट कर चुका है। तो भाई अगर हो सके तो अभी नोट कर लो और दिमाग में डाल लो।
तो भाई अगर हो सके तो अभी नोट कर लो और दिमाग में डाल लो। तो यार हमारा यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है, तो मिलेंगे एपिसोड 2 में। टिल दैट, बाय बाय। Didn't even get to cross.